हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाली क्लास में हम परसेप्शन के बारे में पढ़ रहे थे। टाइम परसेप्शन पढ़ लिया, मूवमेंट ऑफ परसेप्शन पढ़ लिया। ठीक। तो आज हम उससे आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक। तो पेपर वन है आपका साइकोलॉजी ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव प्रोसेसेस, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक प्रक्रिया का मनोविज्ञान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मतलब हिंदी में जैसे होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा। तो दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हम लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। तो हम इन कार्य को क्यों करते हैं? शायद इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन काम करता है, अवश्य होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अभिप्रेरणा होता क्या है? ठीक। सामान्य अर्थों में वैसी अवस्था से होता है अभिप्रेरण का अर्थ है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक। मोटिवेशन इज अ स्टेट विच मेक अ पर्सन एबल टू डू वर्क। परंतु मात्र इतना कह देने से इसका अर्थ काफी स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशंस कुछ साइकोलॉजिस्ट की कोट कर रहा हूँ। डायरन की मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पर कोट करी है। ठीक। इन साइकोलॉजी वी डिफाइन मोटिवेशन एज अ hypothetical internal process that provides the energy for behavior and directs it towards specific goal। अर्थात बैरन के अनुसार मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरण को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है तथा एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है। ठीक है। तो उन्होंने अभिप्रेरण को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया कहा था। ठीक है। मतलब इमेजिनरी एक इंटर प्रोसेस, और जो हमें शक्ति प्रदान करता है व्यवहार करने के लिए, और उसे एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है। यहाँ पर एक और परिभाषा मैंने कोट करके मॉर्गन की। मोटिवेशन refers to the driving and pulling forces which result in persistent behavior directed towards particular goals। अर्थात मॉर्गन के अनुसार अभिप्रेरण से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। ठीक है। मतलब एक तरह का ऐसा प्रेरक या कर्षण बल होता है जो व्यवहार को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। ठीक। तो यहाँ पर ये दो डेफिनेशन जो मोटिवेशन की है एकदम जो है वैलिड डेफिनेशन यहाँ पर मैंने कोट की है। बाकी बुक्स में और भी डेफिनेशन हैं, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक। मतलब अभिप्रेरण व्यक्ति की एक ऐसी आंतरिक अवस्था को कहा जाता है जो उसमें कुछ क्रियाएं उत्पन्न करके उसके व्यवहार को एक खास दिशा में उद्देश्य की प्राप्ति को निर्धारित करता है। ठीक। अब इसमें आपका मोटिवेशन के बाद जो है बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स, हमारे मतलब मौलिक अभिप्रेरणात्मक संपत्ति कौन कौन से हैं? ठीक। वो है आपका पहला मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट है, बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नीड, जिसे हम बोलते हैं आवश्यकता। ठीक है। जब प्राणी के शरीर में किसी चीज की कमी या अति की अवस्था किसी कारण से उत्पन्न हो जाती है तो इसे हम आवश्यकता की संज्ञा देते हैं। ठीक। जैसे व्यक्ति को जब प्यास लगती है तो स्पष्ट है कि उसके शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है। तो यहाँ प्यास की आवश्यकता पानी की कमी के कारण उत्पन्न हुई है। ठीक है। इस तरह की आवश्यकता को जो है टिश्यू नीड या ऊतक आवश्यकता की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है। ऐसा भी होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ अधिक मात्रा में जमा हो जाएं ताकि यदि उन्हें बाहर नहीं निकाला जाए तो इससे प्राणी के जीवन संकट में पड़ सकता है। ठीक है ना, जो भी हम एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से होता है। ठीक। और अतः आवश्यकता से तात्पर्य प्राणी के इन दोनों तरह की अवस्थाओं अर्थात कमी हो या अति से होता है। ठीक। मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकता को अभिप्रेरणात्मक चक्र का पहला कदम माना है क्योंकि किसी भी अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में सबसे पहले आवश्यकता ही उत्पन्न होती है। ठीक है। तो सेकंड है हमारा ड्राइव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रणोद।
ठीक है, जब प्राणी या जीव में आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो इससे स्वभावतः उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वह पहले से अधिक सक्रिय तथा तनावपूर्ण मालूम पड़ता है। ठीक, तो व्यक्ति में भूख, प्यास आदि की आवश्यकताएं प्रमुख आवश्यकताओं में से हैं। अतः इन आवश्यकताओं द्वारा प्रणोद उत्पन्न होता है। भूख की आवश्यकता से भूख प्रणोद, प्यास की आवश्यकता से प्यास प्रणोद और काम की आवश्यकता से काम प्रणोद उत्पन्न होता है। ठीक, तो इन शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी व्यक्ति में होती हैं, जैसे जीवन में ऊंची उपलब्धि, हाई अचीवमेंट प्राप्त करने की आवश्यकता, ठीक है, आधिपत्य जमाने की आवश्यकता आदि। तो इन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से भी मनोवैज्ञानिक प्रणोद उत्पन्न होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आवश्यकता तथा प्रणोद को लोग एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, परंतु सच्चाई यह है कि ये दोनों पद जो है समानांतर अवश्य है, परंतु एक ही नहीं है। यहाँ समानांतर से मतलब यह है कि दोनों में वृद्धि या कभी साथ साथ होती है। ऐसा नहीं होता कि आवश्यकता में वृद्धि हो गई हो, प्रणोद का स्तर पहले ही जैसा बना है। ठीक, थर्ड हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है इंसेंटिव और गोल, जिसे हम बोलते हैं प्रोत्साहन या लक्ष्य। अभिप्रेरणात्मक चक्र का तीसरा कदम प्रोत्साहन या लक्ष्य का होता है। लक्ष्य या प्रोत्साहन वातावरण का वह वस्तु है जो व्यक्ति या पशु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तथा प्रणोद में कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए पानी लक्ष्य या प्रोत्साहन होता है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तथा जिसकी प्राप्ति से प्यास समाप्त हो जाती है तथा क्रियाशीलता और तनाव की स्थिति भी कम हो जाती है। परंतु यदि थोड़ी दूर के लिए यह मान लिया जाए कि प्यासे व्यक्ति को पानी की जगह भोजन दिया जाता है, तो इससे उसकी प्यास नहीं बुझेगी और न ही प्यास पड़ों में कमी आएगी। अतः किसी वस्तु को लक्ष्य या प्रोत्साहन कहलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि वह आवश्यकता से संबंधित हो। ठीक है, तो ये थ्री कॉन्सेप्ट हैं जो आप इसमें आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो आवश्यकता, प्रणोदन, प्रोत्साहन, प्रेरणात्मक चक्र के प्रमुख तीन कदम। ठीक? आवश्यकता से क्या होता है, व्यक्ति में क्रियाशीलता तथा तनाव काफी बढ़ जाता है, जिससे आवश्यकता की उत्पत्ति से प्रणोद उत्पन्न होता है। ठीक है, और प्रणोद की उत्पत्ति से व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण हो जाता है तथा किसी लक्ष्य की ओर अग्रसरित होता है। अब यहाँ पर इसके बाद है काइंड ऑफ मोटिव्स। ठीक, अभिप्रेरक के प्रकार। ठीक, अभिप्रेरक के प्रकार। ठीक है, अब अभिप्रेरक के जो है प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला प्रकार है बायोजेनिक मोटिव्स, जिसे बोलते हैं जन्मजात अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरक वैसे अभिप्रेरक को कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। इन अभिप्रेरकों के अभाव में प्राणी का जीवित रहना संभव नहीं है। इन अभिप्रेरकों को शारीरिक अभिप्रेरक या जैविक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे भूख, प्यास, काम, टेम्परेचर रेगुलेशन और मलमूत्र त्यागना, नींद, दर्द परिहार, रेस्पिरेशन, ये सभी जो होते हैं ये जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। ठीक, और इन जन्मजात अभिप्रेरकों की सामान्य विशेषता यह है कि ये सभी अभिप्रेरक शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था बनाए रखते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा सोशियोजेनिक मोटिव्स। हिंदी में उसे बोलते हैं अर्जित अभिप्रेरक भी बोल सकते हैं और सामाजिक अभिप्रेरक भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अर्जित अभिप्रेरक वैसे अभिप्रेरक को कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से तो मौजूद नहीं होता है, परंतु जिसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सामाजिक रूप से अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सीखता है। ये अभिप्रेरक कुछ ऐसे होते हैं जिसके बिना व्यक्ति जैविक रूप से तो जिंदा रह सकता है, परंतु सामाजिक रूप से उसका जीवित रहना संभव नहीं है। अर्जित अभिप्रेरक के इस सामाजिक महत्व के कारण ही इसे
सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। ऐसे अभिप्रेरकों को सामाजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति उन्हें सामाजिक परिस्थितियों जैसे परिवार, पड़ोसियों, स्कूल, कॉलेज के साथियों आदि के बीच रहकर सीखता है। जैसे उपलब्धि की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता, सत्ता की आवश्यकता, आक्रमणशीलता की आवश्यकता और अनुमोदन की आवश्यकता। तो ये सभी आपके अर्जित अभिप्रेरकों के उदाहरण। ठीक है, तो आपका जो मोटिवेशन के हैं, तो इसमें एक मोटिवेशन क्या होता है और आपका बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट और काइंड्स ऑफ मोटिव्स, तो ये 3 टॉपिक इससे रिलेटेड आपके सिलेबस में हैं, जिनको आप बुक में भी पढ़ सकते हैं और भी उसमें वाइड रूप में है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे और इससे अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।